हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, जिसमें हमारी यूनिट चल रही है HTML एंड CSS के थ्रू वेब पेज को क्रिएट करना या वेब पेज बनाना। तो हम वेब पेज तो तब बना पाएंगे जब हमें सारे टूल्स पता होंगे। तो हमने अभी HTML के सारे टूल्स लगभग सीख लिए थे सारी, कि हम कौन कौन से टैग हैं, कौन कौन से टूल हैं जिनकी हेल्प से हम कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं या अपने पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब देखो, कोई भी चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम अपना घर बना रहे हैं तो घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था भैया? स्ट्रक्चर तैयार करना। तो स्ट्रक्चर तो तैयार हो चुका, HTML से हमने वो स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब बात आती है अपने घर को सजाने की, उसमें रंग भरने की, उसको पेस्ट मतलब क्या बोलते हैं, प्लास्टर करवाने की, है ना। अब उसको हमें सजावट करनी है। सजावट करने का काम करता है मेरे प्यारे बच्चों CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर CSS। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि भाई साहब CSS है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय CSS? तो CSS का पूरा नाम होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। HTML के इस्तेमाल से वेब पेज को एक आकार मिलता है और CSS के इस्तेमाल से वेब पेज को एक नया और आकर्षक रूप मिलता है। अब CSS की हिस्ट्री देख लें थोड़ा सा। भैया CSS के जो जनक हैं वो हैं श्री हैकन वियम ली। इन्होंने सबसे पहले 1994 में CSS रूल्स को बनाया था। और इसके बाद W3C क्या है? ये कंपनी का नाम है। वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम द्वारा CSS लेवल 1 को दिसंबर 1996 में प्रकाशित किया गया। यह CSS का पहला वर्जन कहलाता है। अब वर्जन मतलब होता है संस्करण। जब कोई चीज़ पहली बार आई, उसका वर्जन 1 था, उसमें कुछ कमियां रही होंगी, उनको दूर करते हुए उसका एक अगला वर्जन आ गया, फिर अगला वर्जन आ गया, फिर अगला वर्जन। तो वर्जन क्या? उनके संस्करण, उसी का अपडेटेड रूप, ये होता है वर्जन। तो जो सबसे पहला वर्जन आया था वो कब आया था मेरे प्यारे बच्चों? सन 1996 में। अब देख लेते हैं इसके वर्जन और कौन से हैं। CSS वर्जन से अब तक CSS के 3 और वर्जनों को प्रकाशित किया जा चुका है, जैसे CSS लेवल 2, CSS लेवल 2.1 और 3। अब CSS 3 इसका सबसे लेटेस्ट वर्जन है। गॉट इट? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया CSS के टोटल कितने वर्जन हैं, तो आप क्या बताओगे? CSS के हैं जी 4 वर्जन। कौन कौन से? CSS 1, CSS 2, CSS 2.1 और CSS 3। कितने वर्जन हो गए? 4। लेटेस्ट वर्जन कौन सा हो गया? CSS 3। चलो तो नेक्स्ट, अब बात करते हैं भैया CSS के प्रकार की। अब जो CSS के प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं तीन तरीके का मेनली CSS होता है। पहला इनलाइन स्टाइल शीट, दूसरा एम्बेडेड और इंटरनल स्टाइल शीट, और तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल शीट। वैसे तो देखो इनके नाम से ही क्लियर हो रहा है। सबसे पहला इनलाइन स्टाइल शीट। इस स्टाइल शीट की मदद से हम इनलाइन स्टाइल को वेब पेज में वहीं इस्तेमाल किया जाता है जहां इसकी जरूरत पड़ती है। इनलाइन का मतलब, इनलाइन हमने पहले इनलाइन टैग भी पढ़े थे ना। तो इनलाइन का क्या मतलब था? किसी एक लाइन में जहां भी हमें इस्तेमाल करना उसी लाइन में इस्तेमाल कर लो, ये इनलाइन है। दूसरा इंटरनल। इन स्टाइल शीट्स का उपयोग पेज के टॉप में किया जाता है। इंटरनल स्टाइल शीट को स्टाइल एलिमेंट के भीतर रखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारा वेब पेज है उस पेज पर ही इंटरनल स्टाइल शीट को क्रिएट किया जाता है। एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल क्या है कि मैंने भैया एक डिजाइन बना के पहले से अलग रख लिया, जहां उसकी जरूरत पड़ी, जैसी जरूरत पड़ी ऐसा इस्तेमाल कर लिया। तो ये CSS की सबसे इंटरेस्टिंग स्टाइल शीट है। इसमें हम एक सेपरेट फाइल में CSS कोडिंग करके उसे .css एक्सटेंशन के साथ सेव कर देते हैं, और बाद में जब उसकी जरूरत पड़े, जहां जरूरत पड़े, उसका वहां पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब यह CSS की विशेषताएं। विशेषताएं मतलब क्यों यूज करें भाई? इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा ना भाई, इसमें कुछ तो विशेष होगा, इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? सबसे पहली CSS एनिमेशन और ट्रांजिशंस।
आप इसमें अपना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उसको एनिमेट भी कर सकते हो और ट्रांसलेट भी कर सकते हो। CSS सेव लॉट्स ऑफ टाइम, ये आपका बहुत सारा समय बचाता है। पेज जो होते हैं वो आपके बहुत तेज़ी के साथ लोड हो जाते हैं, मतलब स्पीड कम होगी, प्रोसेसिंग फास्ट होगी आपके वेब पेज एक्सेस करने की। इजी मेंटेनेंस, इसको मेंटेन करना बहुत आसान है। मल्टीपल डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी, कॉम्पेटिबिलिटी क्या होती है, CSS बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, यानी वो आपके फ़ोन को भी सपोर्ट कर रहा है, वो आपके किसी भी ब्राउज़र को सपोर्ट करेगा, टैबलेट को सपोर्ट करेगा, फ़ोन को सपोर्ट करेगा, स्क्रीन को सपोर्ट सपोर्ट करेगा। देखो इतनी बड़ी स्क्रीन चल रही है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है ना। उसके अलावा तुम्हारी अगर छोटी स्क्रीन है उस पर भी चल जाएगा, लैपटॉप पे भी चल जाएगा, कंप्यूटर पे चल जाएगा, आईपैड पे चल जाएगा, फ़ोन पे चल जाएगा। तो क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी, किसी भी हार्डवेयर के साथ, किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, सबके साथ कॉम्पेटिबल है। मल्टीपल डिवाइस कॉम्पेटिबिलिटी। अब देखते हैं CSS रूल का सिंटेक्स क्या होता है। तो CSS रूल का सिंटेक्स है, CSS सिंटेक्स को स्टाइल रूल भी कहते हैं, रूल भी कहते हैं। स्टाइल रूल के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई साहब, एक होता है सेलेक्टर और एक होता है डिक्लेरेशन। एक होता है सेलेक्टर, एक होता है डिक्लेरेशन। सेलेक्टर क्या है, सेलेक्टर सिंपल टैग है जो अपने HTML में पढ़े थे। पी क्या था, एक टैग था, यानी पैराग्राफ। पैराग्राफ का कलर हो जाए रेड, तो पैराग्राफ के अंदर जो ये लिखा गया दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के भी दो पार्ट, कौन कौन से, पहला उसकी प्रॉपर्टी और दूसरी उसकी वैल्यू। तो यानी पैराग्राफ की प्रॉपर्टी है कलर और उस कलर की वैल्यू क्या है, रेड। तो ये क्या है, ये CSS रूल का है सिंटेक्स। चलो जी आगे चले। सेलेक्टर क्या है, अभी बताया मैंने आपको। सेलेक्टर वो शब्द या शब्दों का समूह होता है जिसके लिए स्टाइल रूल को लिखा जा रहा है, इसे करली ब्रैकेट्स के बाहर लिखा जाता है। ये आमतौर पर HTML टैग ही होता है। डिक्लेरेशन क्या है, डिक्लेरेशन स्टाइल रूल का वो भाग होता है जिसमें किसी भी सेलेक्टर के लिए स्टाइल को घोषणा की जाती है। इसके भी दो भाग होते हैं, कौन कौन से, प्रॉपर्टी और वैल्यू। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी स्टाइल रूल का वो भाग है जो स्टाइल हम किसी भी सेलेक्टर पर लागू करना चाह रहे हैं। जैसे भाई पैराग्राफ की प्रॉपर्टी कलर भी हो सकती है, उसका साइज भी हो सकता है, उसकी विड्थ भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये प्रॉपर्टी। और वैल्यू क्या है, वैल्यू है उसका, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं इसे भी, उसकी प्रॉपर्टी के लिए वैल्यू को सेट किया जा सकता है। देखो जी अब CSS रूल का एक एग्जाम्पल है आपके सामने। इस उदाहरण में हमने HTML पैराग्राफ के लिए CSS रूल को डिक्लेयर किया है जिसमें P जो कि एक HTML एलिमेंट होता है यहाँ सेलेक्टर है। तो P क्या हो गया, सेलेक्टर हो गया। कलर क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। रेड क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। इसी तरीके से फॉन्ट साइज क्या हो गया, फॉन्ट साइज क्या हो गया, इसकी प्रॉपर्टी हो गई। 16px यानी 16 पिक्सल क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। तो ये हमने क्या करा, ये हमने पैराग्राफ के लिए एक रूल लिखा कि मेरे पैराग्राफ का कलर लाल हो जाए और उसका फॉन्ट साइज 16 हो जाए। दिस इज कॉल्ड CSS। अब उसको सुंदर बना रहे हैं ना, कलरफुल क्रिएट करना। HTML में क्या करा था, HTML में खाली एक P लिखा था और पैराग्राफ लिख दिया था। अब देखो, तो CSS की कुछ सामान्य प्रॉपर्टीज, पहली हाइट, इस प्रॉपर्टी के द्वारा एलिमेंट की ऊंचाई फिक्स करते हैं। विड्थ से उसकी चौड़ाई, कलर से एलिमेंट में कलर देने के लिए इसका उपयोग होता है। बॉर्डर, एलिमेंट में बॉर्डर बनाने के लिए इस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर, एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा भैया। मार्जिन क्या करेगा, चारों तरफ से कितना स्पेस देना है, दैट इज कॉल्ड मार्जिन। पैडिंग मींस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल में लाया जाता है। पैड मतलब क्या होता है, जैसे मार्जिन का क्या काम है, चारों तरफ से कितना स्पेस छोड़ रहा है। पैडिंग का क्या मतलब है, पूरे पेज पर किस जगह पर स्थित होगा, दैट इज कॉल्ड पैडिंग। अब देखते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मैंने भी आपको बताया था, क्या बताया था, एक ही लाइन में लिखा जाता है इनलाइन CSS। तो इनलाइन CSS एक लाइन में CSS का उपयोग करने का तरीका है। नाम से पता लग रहा है इनलाइन। देखो कैसे, ये देख लो, इनलाइन यानी कि एक ही लाइन में इस्तेमाल कर लिया गया, जैसे कि ये
ये देखो क्या हो रहा है, इन लाइन, एक ही लाइन में पूरा का पूरा लिख दिया गया भाई। डिव स्टाइल इक्वल्स टू क्या, उसका स्टाइल कैसा हो, हाइट 100 पिक्सल, विड्थ 400 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए, उसका कलर वाइट हो जाए। क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गया ना, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी एक ही लाइन में लिख दी गई। दिस इज कॉल्ड इन लाइन CSS, एक ही लाइन में लिखे जाने वाला रूल, सिंपल। वेलकम टू अवर वेबसाइट। इसके बाद देखो मैंने दोबारा P एक ही लाइन में लिखा, क्या लिखा, स्टाइल कलर येलो। अब इसके अंदर सारा येलो चला। अब देखो मेरे इस कोड को लिखने से बना क्या, बन गया ये, मैंने वाइट लिखा था ना, देखो बैकग्राउंड कलर ग्रे और कलर वाइट, तो देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कैसा आ गया, ग्रे, लिखा कैसे गया, वाइट। दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने कहा था पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो कैसा हो जाए, येलो, हो गया येलो। यानी जहां जरूरत पड़े, जैसी जरूरत पड़े वहां इस्तेमाल करो, उसी लाइन में इस्तेमाल कर लो, बाकी के चक्कर में पड़ना नहीं है। दिस इज कॉल्ड इन लाइन, जहां जरूरत हो, जब जरूरत हो वहां इस्तेमाल कर लो, उसी लाइन में इस्तेमाल कर लो, ये इन लाइन है। गॉट इट। अब इंटरनल, वो क्या था, इनलाइन, ये क्या है, इंटरनल। इंटरनल में और इनलाइन में क्या फर्क है, इनलाइन को तो भैया जब जरूरत पड़ी तब इस्तेमाल करा। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में हम उसको पहले से डिफाइन करके रखते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब इस्तेमाल करते हैं। पर डिफाइन पहले ही कर लिया, अपने पेज पर सबसे ऊपर हमने इंटरनल यानी अपने पेज में सबसे ऊपर ही बना के रख लिया पहले से स्टाइल। कैसे, देखो इंटरनल का मतलब होता है HTML पेज पर CSS को बनाकर उपयोग करना, जिसका अर्थ है हम HTML यानी कि हेड टैग के अंदर एक CSS बनाते हैं और क्लास और ID को कॉल करके इसका उपयोग करते हैं। अब इंटरनल CSS का मतलब है जब हम HTML हेड में CSS बनाते हैं और उसी पेज में यूज करते हैं, ऐसे CSS को इंटरनल CSS कहते हैं। एक HTML पेज बनाने और उपयोग करने में बहुत ही सरल होता है। चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा प्यारे बच्चों। ये देखो जी, ये लीजिए, हमने क्या करा, एक स्टाइल क्रिएट करा, डॉट हेडर नाम से एक क्लास, एक आईडी क्रिएट बनाई, इसके अंदर हमने सारे रूल डिफाइन कर दिए कि उसकी हाइट 100 होनी चाहिए, विड्थ 400 होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर ग्रे होना चाहिए और उसका कलर वाइट होना चाहिए, ये हमने पहले लिख दिया। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे P डिफाइन करा, P के अंदर मैंने कुछ लिखा नहीं है, ये ध्यान रखना, मैंने पैराग्राफ नाम का, मैं पैराग्राफ नाम की एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, एक आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक। तो P एक पैराग्राफ मैंने यहाँ पे क्रिएट करा और लिख दिया कि जहां भी मैं P यूज करूं, जहां भी मैं P लिख दूं वहां पे कलर येलो आना चाहिए। समझ रहे हो बात, जरूरी नहीं P, तुम जो चाहे वो नाम रख लो इसका, भाई पैराग्राफ समझने के लिए मैंने P लिख लिया, तो मैंने क्या करा कि मैं जहां भी P लिख दूं वहां पर येलो आ जाए, मैं जहां भी हेडर लिख दूं वहां पर ये प्रॉपर्टी अपने आप लग जाए। अब देखो क्या लिखा, अब मैंने यहां से हेड में, हेड से पहले ही स्टाइल डिफाइन कर दिया सारा, हेड के अंदर क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम चल रहा है, मेरा कोड कहाँ चलेगा, हेड के अंदर, हेड के अंदर आ गए जी। यहाँ पे लिखा हमने डिव क्लास इक्वल्स टू हेडर, हमने ऊपर क्लास क्रिएट करी थी, देखो ये रही डॉट हेडर, और P क्या है, ये आईडी है, ये क्या है, ये क्लास है। तो हमने क्या करा, हेडर नाम की क्लास को क्लास में ले आए। H1 वेलकम टू अवर वेबसाइट। अब देखो मैंने यहाँ पे कहीं भी कोई कलर या कुछ डिफाइन तो नहीं करा, पर ये देखो वेलकम टू अवर वेबसाइट अपने आप वाइट कलर से आ रहा है, बैकग्राउंड अपने आप ग्रे हो गया, जबकि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, सिर्फ क्या करा, वो जो ऊपर हेडर नाम की क्लास बनाई थी उसको मैंने यहाँ पे कॉल कर रखा है, उसको यहाँ पे लाके जोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा P पैराग्राफ, क्या मैंने यहाँ पे कोई कलर या कुछ भी डिफाइन करा है, देखो कुछ नहीं करा ना, कहाँ से आ गया कलर, और देखो यहाँ पे आउटपुट में येलो आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर पहले डिफाइन कर दिया कि भैया P जहां भी मैं P लिख दूं उसका कलर येलो हो जाए।
इसलिए यहां पे इसका कलर हो गया भैया येलो। गॉट इट? समझ में आई बात? तो बेटा ये प्रैक्टिस का खेल है। जब इन सारे कोड्स को अपने बार एक बार हाथ में से निकाल लोगे ना, लिख के देख लोगे, चला के देख लोगे, कंप्यूटर पे रन करके देख लोगे, चुटकियों में आ जाएगा। अगर कहीं फंसते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कमेंट के माध्यम से पूछते रहो। मैं आपको थ्योरेटिकल सारे टूल्स तो समझा ही रहा हूँ, साथ के साथ ही उनके प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ कि आप ये कोड लिखोगे तो इसका आउटपुट ये आने वाला है, ऐसा आउटपुट आएगा। समझ में आया? इंटरनल क्या है? अपने पेज पर हेड से ऊपर यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया पूरा का पूरा एक स्टाइल। पहले से बता दिया कि भैया हेडर नाम की जो क्लास है उसमें जहां भी लिख दूं वहां पे ये काम हो जाए, मैं पी नाम की आईडी जहां भी लिख दूं वहां पे ये काम हो जाए, तो ये अपने आप हो रहा है। ठीक, बार बार डिफाइन नहीं करना, जहां जरूरत पड़े। अब देखो यहाँ क्या हुआ, एक बार में ये चला, अब देखो दोनों के बीच में गैप आ रहा है ना। क्यों आया गैप? इसलिए आया कि यहां तक तो हो गया था ठीक, मैंने यहां पर दोबारा हेडर नाम की क्लास को कॉल करा। जैसे ही हेडर नाम की क्लास को कॉल करा, उसने दोबारा से उसका बैकग्राउंड ग्रे कर दिया और उसके ऊपर दिस इज सेकंड पैराग्राफ व्हाइट कलर से लिख दिया। देखो, फिर दोबारा पी, फिर पीले रंग से आ गया। तो समझ रहे हो, दोनों के बीच में गैप है। इसका मतलब मैंने दो अलग अलग इसलिए करे, ये समझाने के लिए कि देखो मैं यहां भी कलर सेट नहीं कर रहा, जहां मुझे ग्रे करना होगा उसके ऊपर व्हाइट से लिखना होगा, मैं सिर्फ हेडर नाम की फाइल को इंक्लूड कर दूंगा, वो अपने आप हो जाएगा। मैंने एक बार डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग में, जहां जरूरत पड़े वहां इस्तेमाल कर लो। दिस इज कॉल्ड इंटरनल कास्केडिंग स्टाइल शीट। गॉट इट? एक्सटर्नल, इंटरनल का उल्टा है भैया। इंटरनल में क्या हो रहा था, अंदर बना रहे थे। एक्सटर्नल में क्या होगा, यही सारा का सारा काम, जैसे आपने हेडर और पी और ये बनाया ना, इसको बनाकर कहीं अलग फाइल को सेव कर लोगे आप। कुछ भी नाम रख लेना इसका, CSS के नाम से HTML CSS डॉट CSS लगाना जरूरी है, यानी कि उसका एक्सटेंशन जो है वो दैट शुड बी डॉट CSS, वो CSS होना चाहिए। तो CSS का तीसरा प्रकार, जिसमें CSS के लिए अलग फाइल बना दी जाती है और उस फाइल को HTML पेज से लिंक कर दिया जाता है। CSS का जितना भी कोड होता है CSS फाइल में लिखा जाता है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है और सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। CSS फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, पर फाइल के नाम के साथ CSS का एक्सटेंशन CSS को लिखकर फाइल सेव की जाती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं CSS सेलेक्टर। वैसे हमने अभी सेलेक्टर पढ़ा था, जैसे P लिखा, स्टार्टिंग में जो भी होता है दैट इज योर सेलेक्टर, जो भी टैग होगा उसको सेलेक्टर कहेंगे हम। CSS सेलेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। CSS सेलेक्टर के द्वारा उस कंटेंट को सेलेक्ट किया जाता है जिसके लिए हम CSS के रूल्स लिखना चाहते हैं। सेलेक्टर के CSS रूल सिंटेक्स का एक भाग होता है जो कि HTML एलिमेंट और HTML एट्रीब्यूट हो सकता है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके। नई चीज क्या है, CSS सेलेक्टर के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं जी? सबसे पहला एलिमेंट सेलेक्टर हो सकता है, दूसरा यूनिवर्सल सेलेक्टर हो सकता है, क्लास सेलेक्टर्स, आईडी सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स और ग्रुपिंग ऑफ सेलेक्टर्स। यानी कि ये टोटल 6 प्रकार हैं, 6 टाइप हैं किसके, CSS सेलेक्टर के। अब एलिमेंट सेलेक्टर कौन सा होता है? ये एक पर्टिकुलर HTML एलिमेंट ही होता है, इसे टाइप सेलेक्टर भी कहा जाता है। इसमें आप HTML एलिमेंट को सेलेक्टर बनाकर CSS रूल डिक्लेयर करते हैं। जिस शब्द या शब्दांश से किसी HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसी शब्द या शब्दांश से सेलेक्टर को भी लिखा जाता है। समझ रहे बात? चलो तो यहां से समझ लेते हैं। एलिमेंट सेलेक्टर क्या है? एलिमेंट सेलेक्टर है जिस नाम का आपका टैग है, आपने उसी नाम का सेलेक्टर क्रिएट कर दिया। जैसे पैराग्राफ नाम का एक टैग था, आपने P नाम का एक सेलेक्टर बना दिया, है ना। एक H नाम से था, H1 H2 H3 क्या थे, साइज था, तो आपने क्या करा, साइज नाम का ही एक सेलेक्टर बना दिया। क्या लिख दिया हमने, देखो H1, H1 के अंदर मैंने क्या लिखा, यानी ये कौन सा है, इनलाइन CSS। इनलाइन का मतलब जहां हम एक ही लाइन में कास्केडिंग स्टाइल शीट अपनी चला रहे हैं। तो H1 टेक्स्ट अलाइन, सेंटर और कलर ब्लैक।
तो क्या हुआ इससे, इससे ये हुआ कि देखो ये अपने आप ही ब्लैक कलर से आ रहा है, सेंटर में आ रहा है, इस पूरे पेज के बीच में आ गया अपने आप लिखा हुआ, दिस इज इनलाइन सीएसएस। और एलिमेंट सेलेक्टर क्यों कहा गया इसको, एलिमेंट सेलेक्टर इसलिए कहा गया क्योंकि h1 नाम का ऑलरेडी एक टैग है, पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, HTML में पढ़ा था। p नाम का एक पैराग्राफ, जब p लिखते हो आप क्या था, एक टैग था, h लिख रहे थे क्या था, एक टैग था। तो h क्या है, एक टैग है, उस टैग के अंदर मैंने पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, जिससे कि क्या हुआ, मेरे इस पूरे पेज के बीच में ये टेक्स्ट आ गया, इसलिए ये एलिमेंट सेलेक्टर है। समझ में आया, एलिमेंट सेलेक्टर वो सेलेक्टर जिनके नाम टैग के नाम के ऊपर ही रखे जाते हैं। दूसरा यूनिवर्सल सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर कौन से भैया, जब आप किसी HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध सभी एलिमेंट पर एक ही स्टाइल रूल अप्लाई करना चाहते हो, तब यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल सेलेक्टर को एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रिक का मतलब स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिवर्सल वैसे नाम से पता लग रहा है, जब आप पूरे के पूरे पेज पर, पूरे वेब पेज पर एक साथ एक ही रूल अप्लाई करना चाहो, जैसे अभी स्टार्टिंग में करा था ना कि ग्रे कलर से आ गया था और उसके पीछे येलो कलर से लिखा हुआ था, तो जहां मैं एक ही सेम डिजाइन सेम स्टाइल पूरे पेज पर हर एलिमेंट के ऊपर लगाना चाहूं, वो यूनिवर्सल एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो चलो जी, ये लीजिए। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, देखो पैराग्राफ डिव स्पैन, सब कुछ रेड कलर से आ रहा है ना, क्यों आया, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक कौन सा बताया था, यूनिवर्सल सेलेक्टर था। यूनिवर्सल सेलेक्टर बनाने से पहले क्या लगाना पड़ता है, स्टार। देखो बाकी पूरा कोड सेम है, टाइटल CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइटल आ गया। उसके बाद हमने लगाया स्टाइल, स्टाइल है, इसका मतलब ये कौन सा वो लगा हुआ है यहाँ पे, इनलाइन, सॉरी इनलाइन नहीं है, ये आपका इन पेज है, इंटरनल CSS है, क्योंकि हमने अपने पेज के ऊपर ही लगाया। अंदर आ गए, अंदर आके लगाया आपने एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का मतलब क्या था, एस्ट्रिक का मतलब क्या था, यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या बना दिया मैंने, कलर रेड, यानी कि यूनिवर्सल सेलेक्टर मैंने एक सेट करा कि जहां भी कलर रेड लिख दिया जाए वहां पे कलर रेड हो जाएगा। देखो अब नीचे H2 स्टाइल कलर ब्लू हेडिंग टैग, जहां मुझे स्पेशल ब्लू करना था या नाम चेंज करना था, मैं वहां पे नाम दे रहा हूं ब्लू। अगर मैं ये ब्लू ना लिखूं, देखो यहां पे लिखा मैंने सिंपल पैराग्राफ, अपने आप रेड में आ रहा है। मैंने यहां पे लिखा डिव, अपने आप ही रेड में आ रहा है। क्या मैं इनका कलर डिफाइन कर रहा हूं, नहीं कर रहा, पर ये अपने आप ही बाय डिफॉल्ट रेड में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा रखा है कि मेरे इस पूरे पेज पर जो भी कुछ लिखा जाएगा वो लाल कलर से लिखा जाएगा। जहां मैं अपनी मर्जी से कुछ चेंज करना चाहूँ, भाई मुझे लाल में नहीं लिखना, काले में लिखना है या ब्लू कलर से लिखना है, तो क्या करूँगा, मुझे स्पेशल लिखना पड़ेगा। अब स्टाइल लगाया मैंने ब्लू, तब वो ब्लू में लिखा गया, समझे। तो इस स्टाइल रूल से एक डॉक्यूमेंट में उपलब्ध सभी एलिमेंट का कलर रेड हो जाता है। यदि आपने किसी एलिमेंट के लिए अलग से CSS रूल डिक्लेयर किया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का उस पर्टिकुलर एलिमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो यहां से मैंने अलग से हेडिंग के लिए ब्लू कलर को सेलेक्ट करा था, यहां मैंने यूनिवर्सल जो सेलेक्टर बनाया था उसमें कहा था कि कलर होना चाहिए लाल। अब यूनिवर्सल सेलेक्टर का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जहां आपने कोई अलग से रूल अप्लाई कर रखा है। अगर आपने कोई रूल अप्लाई नहीं करा है तो ये सबको रेड कर देगा, ठीक है। देखो कोड जो होते हैं ना, इन कोड को आपको रन करके देखना है। HTML मैंने आपको बताया ही था, HTML में कहाँ सेव करते हो अपने प्रोग्राम्स को, और नोटपैड में जाओगे, अपना पूरा कोड लिखोगे, फाइल में जाना, सेव एज करना, फाइल का कुछ भी नाम दे दो, .html लगा दो, वेब पेज में अपने आप ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलें, यूनिवर्सल सेलेक्टर आ गया समझ में। अब बात करते हैं भैया क्लास सेलेक्टर की। अब ये क्लास सेलेक्टर क्या है, क्लास एक ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है, इसे आप CSS सेलेक्टर के साथ यूज कर सकते हो। आप जिन एलिमेंट्स पर एक स्टाइल रूल अप्लाई करना चाहते हो उन सभी एलिमेंट्स में क्लास एट्रीब्यूट के द्वारा क्लास डिफाइन की जाती है।
ये अभी मैंने आपको बताया था, अभी हमने पहले स्टार्टिंग में हेडर नाम की एक फाइल बनाई थी, तो क्या करा, उससे पहले डॉट लगा दिया था, लगाया था, ए दिस वन कहाँ गया, ये रहा, देखो, अरे कहाँ हो भाई, अरे भाई साहब, ये लीजिए, देखो, यहाँ हमने क्या करा था, डॉट हेडर, डॉट का मतलब क्लास, जहां भी आप डॉट लगा दोगे उस डॉट से कंप्यूटर को, कंपाइलर को समझ में आएगा कि भाई साहब ये क्लास है, ठीक, पक्का। क्लास सेलेक्टर, तो डॉट लगाकर सीएसएस रूल को लिखा जाता है। आप एक क्लास को एक से ज्यादा एलिमेंट के लिए डिफाइन कर सकते हो, बस आपको प्रत्येक एलिमेंट में एक नाम से अलग अलग क्लास डिफाइन करनी पड़ेंगी। बस बात का ध्यान रखना है आपको, किसका, जब आप क्लास के नाम को नंबर से शुरू नहीं कर सकते हो, बाकी टेक्स्ट से, कुछ भी अक्षर से, किसी भी नाम से आप आराम से नॉर्मल स्टार्ट कर सकते हैं इसको। देखो जी, वैसे ये से जो पहला वाला कोड था वही सेम है वैसे तो सिर्फ मैंने यहाँ क्या करा, देखो, स्टाइल डॉट माई क्लास कलर ब्लू। अब मैं जहां भी लिख लूंगा क्लास, जहां भी क्लास लिख के मैं कुछ भी लिखूंगा, वहां पे कलर अपने आप ही ब्लू आएगा, मुझे वहां पे कलर देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, गॉट इट। आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर एचटीएमएल एलिमेंट में डिफाइन की गई आईडी के बेसिस पर एलिमेंट को सेलेक्ट करता है। आईडी के साथ डिफाइन किए गए एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हैश और आईडी का नाम का यूज किया जाता है। देखो कैसे, ऐसे कुछ नहीं करा, सिंपल हैश लगा दो, जो भी आप नाम लिख रहे हो ना, हैश लगा दो, कलर रेड, आईडी लिखोगे, माई हेडिंग अपने आप ही रेड आएगा। देखो कुछ चेंज नहीं करना, पूरा कोड सेम चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ हैश माई हेडिंग लिखा गया, क्लास की जगह आईडी लिख दी, यहाँ पर डॉट लगा के माई क्लास लिखा गया था, यहाँ पे क्लास लिख ली, तो कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ये क्लास है, ये आईडी है, बस। क्लास के लिए डॉट लगाना है, आईडी के लिए हैश लगाना है, ठीक है, चले आगे। चलो, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, स्टाइल अप्लाई करने के लिए आईडी यानी क्लास के अलावा आप एट्रीब्यूट के नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए आपको उस एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट का नाम डिफाइन करना पड़ता है। एचटीएमएल एलिमेंट में आईडी, क्लास, ये एट्रीब्यूट ही होते हैं, जैसे कि ये देखो, स्टाइल, स्टाइल के अंदर आगे क्या लिखा गया, बॉडी, बॉडी का बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाए भैया, ब्लैक। H2 क्या था, साइज, मतलब किसी भी टेक्स्ट का साइज था, साइज कैसा हो जाए, टेस्ट एट्रीब्यूट कलर हो जाए लाल। और नीचे आके देखो मैंने क्या लिखा, H2 टेस्ट इक्वल्स टू एट्रीब्यूट, टेस्ट एट्रीब्यूट, तो वो अपने आप ही देखो पूरा ब्लैक हो गया, और उसके ऊपर जो लिखा गया वो रेड कलर से लिखा गया। दिस इज कॉल्ड एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो आज की इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे, आज की इस क्लास को हम यहीं रोकेंगे। अगली क्लास में हम लोग ग्रुप सेलेक्टर्स भी पढ़ेंगे, और सीएसएस के और कौन कौन से पार्ट हैं, और कौन कौन से नियम हैं, और कौन कौन से रूल हैं, कौन कौन से सिंटेक्स हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने वेब पेज को सुंदर बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, आज की इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।